मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, बता दिया था मैंने आपको। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। मतलब हर कोई चीज जो भी लागू हो रही वो मूल अधिकारों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो कैसी घोषित हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। न्यायालय की यह शक्ति न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति कहलाती है, क्योंकि ये तो जांच करने के योग हो गई कि नहीं हो गई। क्योंकि जो भी कानून बनेगा अगर वो मूल अधिकारों के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी तो जांच करनी पड़ेगी कि नहीं। और जांच करनी पड़ेगी तो जांच कौन करेगा? संसद बनाएगा नियम, जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए क्या कह दिया इसमें? न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहलाती है। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार क्या है? न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। क्लियर हो गया? इस अनुच्छेद के 4 खंड है, 13, 1, 2, 3, 4। इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि न्यायपालिका को न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 13 के तहत। ठीक है ना? क्लियर हो गई? अब आप देखते हैं संविधान पूर्व विधियां 13(1) में, एक संविधान पश्चात विधियां 13(2) में। 1 में क्या दिया देखो, संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। पूरी शून्य नहीं मानी जाएंगी। ठीक है ना? कहां तक शून्य मानी? कौन सी शून्य मानी जाएंगी? जो जहां तक मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन ना करेंगी वो तब तक तो सही है, और जहां तक उसका भाग मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन ला रहा हो उसे क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? क्लियर है? इसलिए मैं एक और बता रहा हूं, संविधान पूर्व विधियां जो 13(1) में है वो भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी नहीं है इसका मतलब है वो पास्ट में चली गई ऐसी नहीं है, वे आज भी मान्य है। पर वे किस मात्रा तक मान्य है? जहां तक भी मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? सही कुछ समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? नहीं आई समझ में? आप ऐसे समझ जाइए, कोई खाने की वस्तु है, आप डेली खाते हैं उसे, मान के चलो कि एक और खाने की चीज सामने आई, पर आपको वो खाने की चीज ऐसी मिली तो उसका कुछ भाग खराब है। जैसे केला मिला आपको, केले के दर्जन मिली, तो एक केला खराब होने पर क्या पूरा केले के दर्जन फेंक दिया जाता है? क्या फेंक दिया जाता है? क्या करते हैं? एक केला को बाहर कर देते हैं, बाकी का खाने योग्य हो जाता है कि नहीं? बस सेम ऐसा ही है। जो चीज खराब है उसे हटा दिया जाएगा। वो खराब मतलब जो भाग 3 पे प्रभाव डालेगी उसे हटा दिया जाएगा, बाकी का रख लिया जाएगा। तो जो फेंक दिया जाएगा उसे क्या कह देंगे हम? शून्य घोषित करना। क्या आपको बात समझ में आ गई? आना बोल दो अब कम से। आगे देखो, संविधानेतर विधि, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का। देखिए, यह संविधान के पश्चात की विधियों से अब संविधान का पश्चात, संविधान का लागू कब हुआ था हमारा? 1950 में। उसके पश्चात जो 85 चल रहा है, ये सब चल रहा है कि नहीं? रोज नए कानून बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इसमें कहा गया कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो 13(2) भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो यह मात्रा शब्द इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आप समझ रहे हैं ना इसका क्या मतलब है? पूरा का पूरा शून्य घोषित नहीं होगा, जो खराब होगा उसे ही शून्य घोषित किया जाएगा, पहले में भी और बाद में भी। संवैधानिक संशोधन क्या विधि है? क्या कहा मैंने? संविधान संशोधन जो हो रहा है क्या वो विधि के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? मूल अधिकारों में भी संशोधन है, क्या वो विधि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसके ऊपर की चर्चा है। देखो 13(3), 13(4, ठीक है ना? इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 13(3) इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। क्या 13(3) में क्या स्पष्ट किया? देखो 13(1) में क्या है? ये पहले की विधियां। 2 में क्या है? बाद की विधियां। 13(3) में क्या पढ़ेंगे? 13(3) में दिया है इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। विधि क्या है ये बताया गया है, तो सुनिए अब ध्यान से।
सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना आदि ये सब कैसे में आएंगे? विधि में आएंगे। काय में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियां, प्रथाएं व के अनुसार कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। क्या आएंगे? रूढ़ियां, प्रथाएं और कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई शामिल नहीं है। सभी के लिए जो मान्य वो काय में आ जाएगी? विधि में आ जाएगी। 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। पढ़े एक बार और इसे। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या कहा गया इसमें? इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, 13(3) को अलग से कर दिया, वो विधि है। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 का संबंध बताया गया है। अनुच्छेद 13 में और 368 में क्या संबंध है? देखो, हम 368 के तहत क्या करते हैं? संशोधन। तो 13(4) में क्या दिया है? 13(4) में भी तो वही बात बताई गई है ना, कौन सी चीज शामिल करेंगे, कौन सी चीज हटाएंगे, कौन सी। तो ये भी एक संविधान संशोधन। क्या दोनों को मिला दें कि दोनों अलग अलग हैं? ये बताया गया इसमें। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि मूल अधिकारों के लिए कोई चीज स्पष्ट है या नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा? न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा। तो हम 368 के तहत तो हम क्या करेंगे? रोज नए संविधान संशोधन कर रहे हैं। भाई संविधान में हम कोई चीज जोड़ रहे हैं, वो एक्ट के माध्यम से जोड़ दिया। कोई पुरानी चीज में जोड़ने जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। क्या वो संविधान संशोधन हमारे मूल अधिकारों पे भारी तो नहीं पड़ रहा है? इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इसको शक्ति को कौन सी कहते हैं? हम न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। जो उसे अधिकार किससे मिला है? 13 से मिला है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्याय पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं, इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व इससे संबंधित विवाद निम्न है। अब कौन कौन से विवाद आए उनको हमको पढ़ना है। ये अभी पेपर में जो पूछे गए थे आपसे, देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ कब हुआ था? 1951 में। कौन सा बनाम है? अरे हाँ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में यह निर्णय स्वीकार किया गया। क्या समझ में आया आपको? अपने अनुसार समझाओ, क्या समझ में आया आपको? नहीं आई बात समझ में? इसमें एक बात ये कही गई कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो सरकार जो भी संशोधन करेगी उन्हें हम विधि नहीं मानेंगे। मतलब वो किस पे भारी नहीं होंगे? मूल अधिकारों पे भारी नहीं होंगे। ठीक है, संशोधन को क्या नहीं मानेंगे? हम विधि नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं होगा। पल्ले पड़ रही क्या मेरी बात? ना में तो आंसर दो। विधि शब्द समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, विधि क्या है? विधि का मतलब मान लो कानून। कानून क्या है? या कानून में किसे शामिल किया गया है? 13(2) में जो वर्णन दिया गया है कानून का, वो कानून क्या है? सॉरी, 13(3) में जो वर्णन दिया गया है क्या माना जाएगा उसमें? उसमें सरकार के सभी आदेश, नियमों और आदेश सबको शामिल किया गया है कि नहीं किया? उसी में ये बात कही गई कि संविधान संशोधन को भी हम विधि मानेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे। किस मामले में कहा है? जैसे आप मान के चलो LIC में जाओ, गए LIC में, क्या करता है LIC? LIC कम बीमा करना। बीमा वो तुम्हारे अनुसार करता है कि तुम जो कहते हो वैसे करता है कि जो उसके नियम में दिया है वो करता है? नियम से करता है तो वो उसकी विधि है। समझ में आया? वो उसकी विधि है। अब आपने कहा नहीं हमें ऐसे ऐसे करवाना है, हमें ऐसा ऐसा इंश्योरेंस करवाना है, तो आप जानते हो आप तो कुछ भी कह रहे हो, क्या वो मान लेगा? वो कौन सी बात मानेगा? जो उसके नियम में लिखी होगी।
बाकी चीज मानेगा क्या? वो शून्य घोषित हो गई, पूछ रहा हूं मैं आपसे। शून्य घोषित उसने मानी कितनी जो उसके नियमों में दिया गया है, वहीं तक मानेगा कि नहीं मानेगा? बाकी का काम खत्म। तुमने कहा अरे यार नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे कुछ बदल दो। गई बदलना कहलाता है संविधान में क्या? संशोधन। हम इसे बदलना कहते हैं। तो अब उस बदलने को शामिल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इसके बारे में अलग अलग जगह पे केस हुए थे। तो पहला जो केस हुआ था वो क्या था? शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ। एक शंकर प्रसाद थे, उन्होंने किसके खिलाफ? भारत संघ, देश के खिलाफ में। देश में और शंकर में क्या हुआ था? दोनों के बीच में एक विवाद था, उसमें पूछा गया था। तो उसमें क्या गया? विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है क्या? संशोधन। आप कहते हैं मेरा इंश्योरेंस ऐसा हो जाए, मुझे इतने रुपया मिल जाए, ऐसा मैं चाह रहा हूं, तुम ऐसे ही बात कर दो। क्या LIC कर देगी? ऐसी कर देगी क्या? नहीं करेगी। तो इन्होंने कह दिया कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और इसी बात को दोबारा से कब पुख्ता कर दिया गया? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में यह निर्णय स्वीकार किया गया। ये केस हुआ, इसका प्रयोग यहां कर दिया गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो संविधान संशोधन को क्या नहीं माना? विधि नहीं माना। संविधान संशोधन क्या नहीं माना? विधि नहीं माना है। क्लियर हो गई बात? आप इसे ऐसे माने कि आपने जो बात कही थी उसे नहीं माना गया। समझ में आएगा? आप LIC में पॉलिसी कराने गए थे, आपने कहा ऐसी ऐसी हो जाए, उन्होंने कहा इतनी तो हो सकती, ये नहीं हो सकता। तुमने कहा नहीं वो तो मान कर लो, तो आपकी बात को मान नहीं किया गया। क्लियर बात हुई कि नहीं? अब आगे देखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और 368 भी अपवाद नहीं है। मना करो, और जहां हाँ कर दिया गया कि संविधान संशोधन को भी मान्य कर लेंगे हम। काय में? विधि शब्द में। काय मान कर लेंगे? विधि शब्द में। विधि शब्द में सम्मिलित करने का मतलब ये हो गया कि संशोधन द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पहले मना, फिर मना किस में कहा गया? शंकर जी ने मना कर दिया और गोलकनाथ ने हाँ कर दिया गया। आगे क्या हुआ? 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। भाई शंकर जी फिर आ गए, लिखा है ना, देख लो। शंकर में क्या कहा गया? विधि नहीं है। संविधान संशोधन क्या नहीं है? विधि नहीं है। पंजाब गोलकनाथ ने क्या कह दिया? विधि है। संविधान संशोधन क्या है? विधि है। लेकिन अनुच्छेद 13(4) में क्या कह दिया गया? विधि नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई थी? किसमें हाँ किसमें ना कहा गया, समझ में आ गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। काय में शामिल नहीं है? 368 के अंतर्गत पारित विधियां काय में शामिल नहीं है? 13(2) के विधि में शामिल नहीं। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। इसका मतलब है कि उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कौन से में कहा गया? केशवानंद भारती। आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कौन से बाद में कहा गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि पहला था शंकर प्रसाद का मामला, उसे पुख्ता किया गया सज्जन सिंह के मामले में। क्लियर है? दूसरा आया कौन सा मामला? गोलकनाथ में, उसमें क्या कर दिया गया? हाँ बोला गया। फिर 13(4) आया, उसमें क्या कर दिया गया? मना, मना किया गया और उसे पुख्ता कर दिया काय में? केशवानंद भारती। हर एक के पुख्ता कारण अलग अलग हैं। समझ में आया ना? पहला मामला कौन सा आया? शंकर जी का, उसमें क्या कहा गया? संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसी मामले को आगे किसमें सही ठहरा गया? सज्जन सिंह ने। तो हो गए अलग। फिर एक नया मामला आया, कौन सा? गोलकनाथ। उनने इस पे केस कर दिया, नहीं मानो साहब। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मान लिया, मान लिया। तो गोलकनाथ में क्या कर लिया गया? हाँ संविधान संशोधन विधि है। क्लियर है? फिर एक संशोधन किया गया हमारे संविधान में और 13(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? और उसमें स्पष्ट कर दिया गया क्या? कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसी के आधार पर फिर इसको चुनौती दी गई। जो सरकार ने 13(4) जोड़ा, इसको चुनौती दी गई। चुनौती देने वाला कौन था? केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती में निर्णय दिया गया कि संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है।
इसी को कहा गया क्या? आधारभूत। आधारभूत समझ गए? संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया। इसे भी अभी आगे और पढ़ेंगे अपन तो और समझ में आ जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। पढ़ें इसको एक बार और पढ़ें। अनुच्छेद 368 में कौन से खंड जोड़े गए? 4 और 5। क्या कहा गया? यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन हो गया, उस संशोधन को कहा नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मेरी बात समझ, इन दोनों को समझो, आप पढ़ के एक साथ पढ़ना एक बार। अब इसे मैं और अच्छे से समझा रहा हूं, अब समझना इसको। जिन्हें समझ में कम आया वे अच्छे से समझ लेना इस चीज को। समझाए? प्रैक्टिकली से समझा देते हैं, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल करके। जैसे इधर से 3 को बुलाते हैं अपन, लाला ये था, हाँ तू ही आ जा, छोटू आना, खड़ो हो जा, रुक जा छोटू, तू वहीं बैठ जा, तो वहीं से बुलवाएंगे। छोटू बैठ जा तू वहीं, जितेंद्र तुम खड़े हो जाओ वहीं, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जा कोने में यार। खड़े हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो। एक जने और खड़ा करना है बने, कोने खड़े करें? हाँ तुम हो जाओ खड़ी, हो जाओ उधर कैसे जाओ। ये मूल अधिकार है भाई साहब। कौन से अधिकार है? मूल अधिकार। ये बोलना कुछ नहीं जानते क्योंकि इन्हें जुकाम हो रहा है, ठीक है ना। ये बोलना कुछ भी नहीं जानते, ये चुप है, ठीक है, क्लियर है। ये हैं कौन? अपने संसद भवन, ठीक है, और ये खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट साहब। 3 हो गए। संसद क्या होती है सब जानते ही हैं, ठीक है ना। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं वो संसद भवन में बैठे हैं, ठीक है ना। ये मूल अधिकार है, ये हमें संविधान ने दिए हैं। अब बात आती है वर्तमान की, ये 1950 से लागू है, तो संविधान ये 50 से लागू है हमारा, इसमें मूल अधिकार है। संविधान पश्चात विधियां हैं इसमें शामिल, उन्हें कैसे शामिल किया गया है उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो संसद है ये कह रही है कि परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कह रही है? परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं होगा परिवर्तन। कोर्ट क्या कह रहा है? नहीं होगा परिवर्तन। और इसकी रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? कोर्ट के पास है। किसके पास है? कोर्ट के पास दायित्व है कि जो भी बात आएगी मैं इसकी रक्षा करूंगा हर कंडीशन में। क्लियर है? और जे इस पे हावी फिर रहे हैं होने के लिए, संसद इस पे हावी हो रही है, कोर्ट कह रहा है अपन रक्षा करेंगे, तो आपको हावी होना है, रक्षा करने जे आएंगे तुम चुप ही खड़े होना है, ठीक है ना, जहां में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब होता क्या है वो सबसे पहले देखो, एक शब्द आया विधि। क्या आया? विधि। कि विधि में क्या शामिल करें, विधि में क्या शामिल, तो उन्होंने कहा सरकार के जो आदेश मादेश दुनिया भर की जो भी चीजें वे सब क्या मानी जाएंगी? विधि मानी जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम चल रहा था, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। तो यहां से उठकर लोगों ने पूछ लिया विधि में से सब शामिल हो गए तो संशोधन भी शामिल होगा कि नहीं होगा। आप लोगों के पास एक शक्ति है जो क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संशोधन का हिंदी मतलब तो स्पष्ट भाषा में जानते हो ना, संशोधन मतलब परिवर्तन। संशोधन मतलब परिवर्तन। चुप रहे। ये संशोधन कर सकते हैं कि वो विधि में शामिल होगा कि नहीं होगा। इस पे केस हुए कहां पर? बाम है, कोर्ट में केस होगा कि जहां पे केस होगा? कोर्ट में केस होगा। पहला केस किसने कर दिया? शंकर भगवान ने, शंकर जी ने केस किया। शंकर जी के केस में क्या निर्णय लिया गया कि संविधान संशोधन मतलब आपके ऊपर केस किया कि आप जो संशोधन करोगे वो विधि में शामिल नहीं होगा। काय में शामिल नहीं होगा? विधि में शामिल नहीं होगा। तो आप लोग ठंडे बस्ते में चले गए। क्लियर है? बगल में सज्जन सिंह बैठे थे,
इन्होंने केस किया तो इन्होंने कोर्ट ने कह दिया नहीं, विधि में शामिल नहीं होगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? अगला केस हुआ, नाम था उसका क्या, गोलकनाथ। ये गोलकनाथ बैठे हैं, गोलकनाथ ने केस कर दिया भारत संघ पे, और कहा गया इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया गया, अपने निर्णय को पलट दिया। गोलकनाथ में क्या कर दिया, पलट दिया, और संविधान संशोधन क्या मान लिया, विधि मान लिया। लाल जीत गया, मतलब तुम जीत गए। संशोधन कौन करता है, संशोधन, सॉरी संसद। कौन करती है, संसद करती है। और संसद जीत गई कौन से केस में, भाई भारत संघ मतलब संसद हो गई कि नहीं, कौन से केस में जीत गई, गोल गोल घुमा दिया कोर्ट को, कोर्ट ने कह दिया हाँ विधि में है कौन, संशोधन। क्लियर है? फिर क्या हुआ आगे चलकर, 13(4) जोड़ा, कौन सा, 13(4), और 13(4) 24वें संविधान संशोधन में 13(4) जोड़ा गया, और क्या कह दिया गया कि संशोधन को विधि में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों सही, 13(4) में क्या शामिल नहीं किया जाएगा, विधि में शामिल नहीं किया जाएगा क्या, संशोधन। आप ठंडे बस्ते में चले गए। फिर एक और भाई साहब जिनका नाम था क्या, केशवानंद भारती, उन्होंने कहा नहीं नहीं गलत हो रहा है, एक बार केस करके देखो सही बात है कि नहीं है। तो केशवानंद भारती बगल में बैठी हैं, इन्होंने केस किया। केस करके क्या दिया गया कि आप तो संविधान में संशोधन करने वाली जो शब्द है उसे विधि मानो। कोर्ट ने कहा नहीं मानेंगे, तो संविधान संशोधन को विधि में शामिल नहीं किया गया। अब बात आती है कैसे जीते, क्योंकि आप हमेशा इस पे भारी होना है। उन्हें क्या करें, एक काम करो, संशोधन को ही इंपॉर्टेंट बना दो, बहुत भयंकर। तो तुम लोगों ने, संसद को क्या बनाती है, कानून बनाती है। संशोधन मतलब संसद ने संशोधन में परिवर्तन करके क्या जोड़ दिया, 4 और 5 खंड जोड़ दिया, और कहा गया कि 4 और 5 के द्वारा जो हम मतलब कहा गया संशोधन जो परिवर्तन करेगी, तो 4 और 5 में ये लिखा है कि इन्हें न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। भाई कोर्ट तो कम मामला करेगी, कोर्ट तो अपने पास जब लाएगी ना कि हर चीज आप जो बनाओगे जांच का कर रहा है वो छलनी वो लग रही है, लेकिन मैं आप कानून में ये राय देता हूं कि मेरे द्वारा जो बनाए हुए कानून की जांच कोई नहीं करेगा, इनमें कोई प्रश्न नहीं कराएगा, तो फिर तो ये भी खत्म है। क्यों पहले, हाँ ये भी खत्म हो गया कि आपने लाया कि संशोधन में जो 4 और 5 लिखा है उसके तहत संशोधन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न लगते हैं वहां पर, भाई जितने भी केस लगते हैं कहां लगते हैं, कोर्ट में। मतलब प्रश्न कहां लगते हैं, कोर्ट में। संशोधन में ही क्या लिख दिया गया, प्रश्न लगेंगे ही नहीं, तो क्या वहां केस लग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट चिंता में, अब क्या करें, ऐसे तो कि हमारा जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन कर देंगे जी बागड़ बिल्ले। कोर्ट चिंता में, कोर्ट ने कहा अरे अपने पास तो एक शक्ति अलग से दी है हनुमान जी ने, अपने पास तो न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति पहले से है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय के द्वारा है निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को। उसके आधार पर मैं आपका पुनर्वलोकन कर सकता हूं, मुझे नहीं है मतलब 13(4) और 5 से। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये लिखा है इसमें, न्यायालय के इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है जिसके इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। खत्म हो गई ना जी बात। आपने कहा था क्या 4 और 5 जोड़ के अपने ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगाएगा, उन्होंने कहा बढ़िया है, चला बात। लेकिन ये मिनर्वा भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम भूल गए ये कौन थे, ये भगवान है थे, हनुमान जी को याद दिलाया, तुम भूल गए तुम्हारे पास एक नई शक्ति है। कौन सी, कि तुम मूल अधिकारों का क्या करते हो, या संविधान का आधारभूत ढांचे की रक्षा करने वाले पैदा हुए हो तुम। वो हो गई, याद आ गया मुझे। तो उसके आधार पे क्या कहे, संशोधन का भी मैं पुनर्वलोकन कर लूंगा। अब तो मैं सबका पुनर्वलोकन कर लूंगा, तो सबका कर लूंगा, फिर तेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? तो भाई साहब ऐसे केस बने, चले जाओ बजरियन के दिन तुमसे कहेंगे ऐसे केस बन रही है। क्या आपको समझ में आ गए, सारे केस समझ में आ गए? कहां से चले गए केस, शंकर जी से, ठीक है ना, और कहां तक आए, मिनर्वा मिल्स तक। तो सारे केसों के बारे में स्पष्ट भूमिका समझ में आ गई कि नहीं? नोट देखिए, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत, तुम देख रहे जाके तेने बनाए जे, कलर देख रहे हो, ये कलर की कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुम्हें, और ब्लैक पे कॉम्बिनेशन देखो इनके। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, हाँ, जैसे ये है अपना क्या, संविधान, ताकि बनावट देख रहे हैं आप सब। अब मान के चलो कि लाल आता है सर, मैं जहां मैं एक तरह से जोड़ दूंगा,
एक तय से जोड़ दूंगा तो आप मुझे बताइए ऐसा ही बचेगा कि वो बढ़ जाएगा? तो इसका जो आधारभूत है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो इसकी रक्षा करने वाला मैं हूं, करके बताइए, हाथ अंग उठा के। लेकिन अगर मान के चलो इसके अंदर की कोई चीज खराब हो गई तो उसे तो परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तब तो इसका जी तो ऐसा का ऐसा दिखेगा ना। तो ऐसा परिवर्तन कर सकता है कि जिससे इसमें कोई फर्क ना पड़े, पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं जो इसका रूप ही बदल दे। क्लियर है? इसी को कहते हैं क्या? आधारभूत। कहां गया आधारभूत? चले गए। इसी को कहा गया क्या? संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? इसका मतलब है आधारभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर हो गई समझ में? बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए, हाँ या ना? आधारभूत ढांचा समझ में आ गया क्या? और संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगला देखो, न्याय पुनर्वलोकन देख लीजिए। न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीन अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में निम्नलिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक सकती है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन करेगा तो उसकी पुनर्जांच करके हमारा सुप्रीम कोर्ट उसे जीरो घोषित कर देगा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि इससे क्या चेंज हो रहा है? इस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका है कार्य करती है, हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। क्लियर हो गई कि नहीं? न्याय पुनर्वलोकन का काम किसके द्वारा होता है? 13, 32 और, क्लियर हुई बात कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करते हुए दिए गए सिद्धांत देखिए। पहला है आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा? या इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, छाया का सिद्धांत। बोलो सही है ना? कौन कौन से नाम है इसके? आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, छाया का सिद्धांत। ठीक है ना? इन तीनों के नाम है, आपके नोट्स में लिख रहा है, उसमें लिख लेना इसको। ठीक है ना? और आप जानते हैं ये क्या लिखा है? लिप्स। इसका मतलब क्या होता है? ग्रहण लगना। ग्रहण ही होता है कि नहीं? अब ग्रहण कैसे लगेगा? अच्छा, ग्रहण का वर्णन पहले से है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, लगता है कि नहीं? उसका वर्णन पहले से है कि वो एकदम आता है? पहले से वर्णन है कि नहीं है? इस बात को ध्यान में रखना, इसके आधार पर ही इसको पढ़ेंगे हम। ग्रहण के बारे में जानकारी हमें पहले से है कि एकदम पता चलता है? हमें पहले से ही है ना, पता चल जाता ना ग्रहण लगने वाला है। और ग्रहण में क्या क्या होता है, ये सब चीजें हैं कि नहीं है वर्णन? इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान रखोगे तो ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखो, इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। तो पहले ग्रहण का शब्द किससे? पूर्व विधियों से। ग्रहण के बारे में जानकारी आपको, चल तू चला ले, ले, ले। अब मुझे एक बताएं, ग्रहण के बारे में जो जानकारी लिख रही है वो पहले से ही लिख रही है कि नहीं लिख रही? उसी के अनुसार ग्रहण के दिन हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो मुझे बताइए, ग्रहण का संबंध पहले की विधियों से हुआ कि नहीं हुआ? ग्रहण सुना है तुमने नाम? सही में? ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण अच्छा होता है कि बुरा होता है? ग्रहण कैसा होता है? तो चुप ऐसे बैठ गए जैसे तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। बुरा ही होता है ना ग्रहण, ग्रहण शब्द ही बुरा है। बोलता ही नहीं, और कल है जहां तुम्हें फिर ग्रहण अच्छा है कि बुरा है? आप जानते हैं जिस दिन ग्रहण लगता है, मंदिर है, घर है, इनमें सब में अंदर ही रहते हैं, भगवान को ढक दिया जाता है, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, तो बुरा है, तभी तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा वर्णन पहले से ही है कि नहीं है? इसलिए इसमें लिखा है क्या? 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से। अब क्या विधियां हैं देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती हैं। तुम्हें नहीं आई समझ में? हम बताएंगे। 1950 में क्या हुआ लागू? क्या 1950 के पहले हमारे देश में संविधान नहीं था? क्या 1950 के पहले हमारे देश में संविधान था या नहीं था? पहले हाँ या ना में जवाब। हाँ वाले हाथ ऊपर करें, ना वाले हाथ ऊपर करें। फिर जी हाँ वाले भी मुंह ऐसे देख रहे नहीं था।
अरे 1935 का एक्ट था, नहीं थे? 1919 के एक्ट थे, नहीं चल रहे थे क्या? तो ये क्या था? बस वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ संविधान था। संविधान तो था ना हमारा खुद का संविधान जो 1950 में लागू हुआ है। आप जानते पूरी नकल काय की है? 35 की है कि नहीं है? इसका मतलब है 35 में संविधान था कि नहीं था? क्या उसमें क्या कहते हैं, देश में रहना, कैसे रहना है, कानून का वर्णन नहीं था क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप हाँ या ना में आंसर देते रहो। 1935 का जो एक्ट था, जिसे हमने पहले का संविधान मानते हैं, उसमें भी तो विधियां दी थी कि नहीं दी थी? फिर बेविधियों का क्या होगा? बेविधि तो जोड़ी गई है ना, उन विधियों का क्या होगा? उन विधियों का क्या होगा वो उसके बारे में बताया गया था। इसलिए लिखा है संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती हैं। क्या? मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती। इसका मतलब है कि जो मूल अधिकार है हमारे, उनके हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही। इसका ये मतलब नहीं ये नष्ट हो गई हैं, बस ये है कि इनके पीछे घुस गई हैं, अब देख नहीं रही, पीछे लग गई, तो ग्रहण लग गए उन पे। क्यों सही यार, कछू तो क्यों? हाँ या ना में क्यों नहीं आ रहा समझ में? तो बताओ। ये पहले की विधियां हैं, अब जे आ गया हमारा संविधान। अब जे इसके हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही, अब ठीक नहीं बैठ रही तो क्या इन्हें जला कर फेंक दे? नहीं गई, जे का छुप गई हमारा जे भारी हो गया। आज का संविधान भारी है, जे का छुप गई पीछे। तो इसलिए क्या लिखा है? असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने के से ढक जाती है। मूल अधिकार आए, इनने ग्रहण लगा दिया इस पे, तो पीछे हो गई। पर है तो सही, है तो सही। ग्रहण हटेगा तो दिखेंगे कि नहीं? ग्रहण हटेगा तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अब कैसे दिखेंगे देखो। अतः जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता है, ग्रहण हट जाता है। जब मूल अधिकार नहीं होता है वही ग्रहण हट जाता है, उनके अनुसार बात मानी जाती है। फिर बात समझ में आ गई? साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो अक्षादन हट जाएगा। मतलब ये असंगत विधि है, ये लग गई, उन्होंने कहा नहीं जी इसके अनुसार नहीं बैठ रही, तो इन्हें पीछे रख दो। क्लियर है? लेकिन कोई ऐसा मामला है जहां मूल अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां जी आ जाएंगी। तो ग्रहण हट गया कि नहीं हट गया? बताइए हाँ या ना। और जो बात मूल अधिकारों से ठीक नहीं बैठ रही, वहां भी ये ग्रहण हट जाएगा, इनसे मान लेंगे हम बातों को। तो ग्रहण वाला सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? तो पुरानी विधियों को समाप्त किया गया है कि छिपा लिया गया है? फिर किससे छिप गई है? संविधान से। वर्तमान का संविधान उससे छिप गई है कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो अक्षादन का सिद्धांत, इसी को ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो संविधान पूर्व विधियां भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी मतलब भविष्य में ही नहीं, मतलब भूत में खो नहीं गई हैं, वे हैं, बस ढकी गई हैं। बस अकेली क्या कर दिया गया? ढक दिया गया है। काय से ढक दिया गया? वर्तमान से ढक दिया है। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अक्षादन का सिद्धांत समझ में आ गया? सीधा सा मतलब ये लगा दिया कि जो पुराना संविधान है उसे समाप्त नहीं किया गया है, वर्तमान संविधान के पीछे छुपा हुआ है। जब इससे कोई बात नहीं बनती है तो ये हट जाता, फिर इससे बात बना लेते हैं हम। क्लियर हो गया कि नहीं? बस इतना सा समझो। क्लियर हुआ कि नहीं? संविधान पूर्व विधियां भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी का मतलब है भूतकाल के लिए नहीं चली गई हैं, खत्म हो गई हैं। वो हमारे मूल संविधान के जस्ट पीछे हैं। ठीक है ना? जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो सामने आ जाती है, या इनके हटने पर वो दिखने लगती हैं। अगला है अपना पृथकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अब इसमें क्या, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। उदाहरण अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथकीकरण का सिद्धांत दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कोई नया कानून बनता है, कानून क्यों ना कोई उद्देश्य के साथ बना हुआ है, पर उसमें जब ये कानून आया तो उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सकता है। तो इस कानून में या इस परिवर्तन में क्या करेंगे हम कि जो विधानमंडल की भावना छुपी हुई है उसे तो रहने देंगे कि वो बनी रहे, बाकी जहां से मूल संविधान में परिवर्तन आ रहा है उस भाग को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसी का नाम है पृथकीकरण। पृथक मतलब होता है अलग करने का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो 13(2) में दिया है ना, अपन ने पढ़ा था, उस मात्रा तक ग्रहण किया जाएगा
बाकी का हटा दिया जाएगा। तो पृथक्करण हो गया। तो पृथक्करण का सिद्धांत कहां लगता है? 13(2) में लगता है। कहां लगता है? 13(2) में। क्लियर हो गया। और इससे पहले हमने पढ़ा था क्षदन का सिद्धांत, वो 13(1) में लगता है, क्योंकि उसमें संविधान पूर्व विधियां हैं। 13(2) में संविधान के बाद की विधियां हैं। समझ में आया? फिर आता है अधित्याग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अब इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है। भारत में कोई अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका में कर सकता है। क्या कहा मैंने? चाहेगा तो भी नहीं कर सकता है भारत में। हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, कारण उसके पीछे दिया गया है। क्यों है? सबसे पहली बात तो हमारे भारत में आप पूछने चले जाएं, जैसे आपके घर में अगर आपके पापा मम्मी पढ़े लिखे हैं, घर में पढ़े लिखे हैं, अब उनसे ही पूछेंगे आप कि बताओ हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो बताने में असमर्थ हो जाएंगे। तो आप जानिए बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना बता देगा। बिना पढ़ा लिखा आप जानते, जब भारत जैसे देश में पुलिस किसी के घर पहुंचती है तो पूरा घर खत्म होने को फिरता है, घबराता फिरता रहता है। के पीछे का कारण क्या है? कानून की जानकारी ना होना। इसकी जानकारी, कानून की जानकारी। अगर कानून की जानकारी होगी तो पुलिस का मुकाबला सामने से करेगा कि आए क्यों हो, कारण क्या है, क्या किया है, ने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या कारण से आए हैं आप, सारी चीज पूछेगा कि नहीं। धीरे धीरे अवेयरनेस आती जा रही है, तो लोग बाग पुलिस से संपर्क में आते जा रहे हैं या पुलिस से पूछ लेते हैं। नहीं तो और पीछे चले जाएं तो पुलिस के नाम से डर लगता था। मतलब कानून की जानकारी ना होना ही बताता है ना ये। आज जानकारी आ रही है, टीवी से आ रही है, कैसे भी आ रही है, पूछते हैं बताओ वारंट कहाँ है, तो हमें ये पता चल गया कि 24 घंटे से 24 घंटे ज्यादा नहीं रख सकते जेल में। ये सब जानकारी आ रही है, तो लोग बाग थोड़ा अवेयरनेस आ रही है कि नहीं आ रही? आज आ रही है इस समय में। और संविधान तो 50 में बन गया था। इसलिए भारत में व्यक्तियों का पढ़ा लिखा न होना, इसी कारण से हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत में कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता है। ठीक है ना? तो परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सिद्धांत कौन सा है? अधित्याग का सिद्धांत। भारत का संविधान और मूल अधिकार देखिए, इसमें भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है। कितने? 7। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सबको पता है ये, ठीक है ना? संपत्ति का मूल अधिकार हट गया। क्यों हट गया ये भी मैंने बताया था आपको। क्यों हट गया, कौन बताएगा? मार दिया जाएगा। ओह, सरकार का हो जाएगा। जो भी रास्ते में आएगा वो सरकार का हो जाएगा। पता है मध्य प्रदेश में अभी आपने सुना हो सबमिट हुई है, मध्य प्रदेश में सबमिट हुई है, तो उसमें ये भी घोषणा कर दी अब मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके बदले में सरकार उसे कुछ और देगी। जो भूमि अधिग्रहण की गई है उस भूमि में का कुछ भाग पे उसे मकान बनाने का अधिकार देगा। जैसे अब फैक्ट्री बनती है तो वहां दुकान वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी जगह में उसे ये अधिकार, अभी ग्रहण करने जमीन ग्रहण कर ली फिर तो उसका कुछ नहीं बचा ना वहां पर, लेकिन उसका परिवार पल पाए इस कारण से उसी जमीन में उसे कुछ भाग पर, भाग मतलब उसका कोई परसेंट निश्चित कर दिया है, उस भाग पर उसे निर्माण का अधिकार होगा। क्योंकि फैक्ट्रियां जितनी भी आती हैं अधिकतर रोड किनारे आती हैं, रोड किनारे की जमीन महंगी होती है और मुआवजा मिलता है सरकारी रेट से, तो उसे वहां पे बनाने का अधिकार दे देंगे, इसके कारण वो अपनी दुकान यापन या जो भी कर सके। ये सरकार ने किया है, पर कोई मना नहीं कर पाएगा। कंपनियों को लुभाने के लिए किया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 1 और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, और संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। मूल अधिकार ना होकर क्या हो गया? एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, कानून को तो चाहे हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है ना? मूल अधिकार से हटके कौन सा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया। ठीक है ना? लीगल राइट हो गया। कहाँ था वर्णन इसका? 19 से 1 में। ठीक है ना? और 31 में इसका वर्णन था।
अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, ठीक है ना। इक्वलिटी का कहां से कहां तक है? 14 से 18। मैं आपको बताऊं पीएससी के हिसाब से, आप ज्यादा ना सोचें, पीएससी के हिसाब से वो इतना भी पूछ सकता है समानता का अधिकार का वर्णन कहां से कहां मिलता है। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। शोषण के विरोध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। याद हो गए? सभी याद है क्या? ठीक है ना। 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए? 5। ठीक है, कौन सा अधिकार है? ठीक है ना, पहले सब समान है। फिर मिलेगी क्या आपको? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 19, 20, 21, 22। 5 के बाद आ गए 4। ठीक है ना, तो काय की अधिकार हो गए? स्वतंत्रता। पहले हो गए सब समान, समान होने के बाद दे दी सबको स्वतंत्रता। फिर आया काय का? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण। कहां से कहां तक है? 2 है। ठीक है, पहले सब समान है, फिर सबको स्वतंत्र, कोई किसी का शोषण ना कर पाए, तो पहले शोषण का अधिकार आ गया। फिर काय का? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 25 से 3। इसमें हो गए 4। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। ठीक है, 4 इसमें, 25 से 28। फिर आ जाता है कौन सा? सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। कहां से कहां तक है? 30 से 30। तो 29 और 30 दो इसमें हो गए। इसके बाद आ जाता है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है? 32। ठीक है ना, इसी के द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। फिर अगला आ जाता है कौन सा? सॉरी, पूरे हो गए। क्लियर है? तो कितने पढ़े हमने? 6। कहां से कहां तक पढ़े? 14 से 32। इसमें से बीच में चला कौन गया? 31 चला गया। कौन सा चला गया? क्योंकि 30 तक तो हमने पढ़ा कौन सा? सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद डायरेक्ट हमने 32 पढ़ा, 31 चला गया। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। आओ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। कौन सा अधिकार? समानता। अनुच्छेद 14 राज्य। अब राज्य का मतलब बता दिया। कौन बताएगा राज्य का वर्णन कहां मिलता है? अनुच्छेद 12 में दिया गया राज्य के बारे में वर्णन। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण विधि से वंचित नहीं करेगा। दो चीजें लिख रही हैं इसमें, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण विधि से वंचित नहीं करेगा। ठीक है ना। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल के उद्धृत है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका संविधान से लिया गया है। दो बातें हैं, थोड़ी सी बारीक है, देखिए। विधि के समक्ष समता, और यहां दिया है क्या? विधियों का समान संरक्षण। अंतर पता है इसका क्या होता है? देखो, सीधी सी एक ही बात से हम लगाएंगे। विधियों के समान समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें जो परिस्थिति कैसी भी हो, कानून सबसे ऊपर है। क्या? परिस्थिति कैसी हो, कानून सबसे ऊपर है, मतलब सबके लिए समान है। ठीक है ना। यहां परिस्थितियों के अनुसार कानून है। काय के अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार कानून है। कौन सी परिस्थिति में बात हो रही है, किस परिस्थिति का व्यक्ति है, उसके हिसाब से बात होगी। ठीक है ना। इसे नकारात्मक मानते हैं और इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, सकारात्मक मानते हैं। ठीक है ना। अब नकारात्मक हो जाता है ना, अब व्यक्ति कैसा ही हो, जैसे इनने बताया विकलांग व्यक्ति हो, अब राष्ट्रपति हो, यहाँ सबके लिए कानून बराबर कह रहा है ये। अब यहाँ आप जानते हैं कि विकलांग उसके अनुसार अलग है, महिला है उसके लिए अलग है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये सकारात्मक मानते हैं और इसे नकारात्मक मानते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? देखिए, थोड़ा सा अंतर यहां देख लीजिए। सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं। विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार है। जो परिस्थिति होगी उसी में व्यवहार किया जाएगा। ठीक है ना। यहां तो कह दिया कि बस वो तो कानून ही है, परिस्थिति से मतलब ही नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ परिस्थिति के अनुसार कानून होगा। क्लियर है भाई। किसी एक ही निर्णय पर, एक ही अपराध पर किसी को फांसी हो रही है और किसी को उम्र कैद हो रही है और किसी को कुछ महीने की और साल की सजा हो रही है। कौन बता रही है? परिस्थिति बता रही है कि नहीं बता रही है? यहाँ तो सीधी सी बात है, किसी की परिस्थिति न देखकर कानून देखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के। यहाँ परिस्थिति के अनुसार भेद, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति फंसते हैं तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ हमेशा व्यवहार समान होगा, परिस्थिति का मतलब ही नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, समान विधियों से बढ़कर नहीं है। समान के साथ समान व्यवहार है। ठीक है ना। आम व्यक्ति के साथ आम व्यवहार है, महिला के साथ महिला जैसा व्यवहार है। दो महिलाएं हैं तो उनके साथ महिलाओं जैसा व्यवहार है। पुरुष और महिला है तो पुरुष के हिसाब से, महिला का महिला के हिसाब से व्यवहार है। समझ में आई बात? इधर दिया है नकारात्मक संदर्भ लिए हुए और यह सकारात्मक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अभिवाद। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परामर्श जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, कानून से बढ़कर हो गए। बोलो तो सही। जबकि ब्रिटेन के कानून के हिसाब से तो ये सब गलत है। तो परिस्थिति बदल गई तो कानून बदल गया। राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361। ठीक है ना। विदेशी राजनयिक शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। तो ये नहीं आ रहा है ना कानून के अंदर में, बदल गया ना यहाँ कानून। तो इसे कहते हैं अमेरिका का कानून। ठीक है ना। विशेष व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ना, हट जाएगा तो के बाद होगी। तो यहाँ आप जानते परिस्थिति के अनुसार कानून बदला कि नहीं बदला। तो ये सकारात्मक पहलू लिए हुए है। अगर यही ब्रिटेन की बात करें तो ना राष्ट्रपति से मतलब हमें, ना अधिकारी से मतलब। तुमने अपराध किया है तो जो तुम्हें सजा मिलेगी वो इन्हें सजा मिलेगी। बात समझ में आई? यहाँ पद की गरिमा की गई है। ध्यान रखना है। यहाँ इसका ये मतलब कतई नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे जितने खून कर ले उसका कुछ नहीं होगा, फिर हम तुम्हारे। पद की गरिमा है, व्यक्ति गरिमा नहीं। इसकी पद, जब वो पद से हटेगा तो आ जाओ कानून के अंदर। क्लियर है? भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों अनुच्छेद 194 को भी अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। आप जानते हो तो संसद में उठ के चाय का कहने लगते हैं, कुर्सी फेंकने लगते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, दुनिया भर की बात है। पर उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? नहीं। अब उन्हें कहा विशेष अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? अब कोई मान के चलो कि जहाँ खड़े होकर गांधी पार्क पे खड़े होकर किसी के खिलाफ में कुछ बोल दे तो मानहानि का दावा हो जाएगा कि नहीं? पर आपने अभी संसद में कभी नहीं सुना होगा कि मानहानि का दावा हो गया। अनुच्छेद 361 के तहत 361 का के तहत मीडिया को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, यह अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 15 में कितने हैं? देखो 4 हैं। कितने पढ़ेंगे हम? 4। फिर अभी एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे इसमें। अभी हाल 15 वाली बात कही, जो यूपी वाली बात बताई मैंने आपको कि यूपी में दुकानों पे जो नाम लिखे जा रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस अनुच्छेद के तहत लगाई है? 15 के तहत लगाई है। 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, विरोध करता है। तो यहाँ विरोध क्या कहते हैं, भेदभाव किया जा रहा था ना। काय के आधार पर किया जा रहा था? आप जानते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। तो हमें तो यहाँ अभी 2 दिख रहे थे, जन्म और जाति की दिख रही थी कि नहीं। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 के तहत। क्लियर है? अब आगे देखो 15(1) में क्या दिया है? राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा किसी के साथ में। क्लियर हो गई बात? दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहां केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। केवल का मतलब आप जानते हैं, केवल की वाली लाइन को मैं बताता हूं हमेशा अधूरी होती है। क्या कहा? केवल वाली लाइन हमेशा अधूरी होती है, उसके आगे हम आगे और भी जोड़ सकते हैं। केवल तुम्हें ये काम करना है, अब आगे का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? केवल ये काम करना है या केवल तुमको ये काम करना है, बाकियों को
तो बाकी भी लग गए कि नहीं? समझ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए दिए गए प्रतिशत प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है। प्राइवेट कंपनी कर देती, कर सकती है, किसको रखना किसको नहीं ये उसका खुद का नोटिफिकेशन है, पर सरकार नहीं कर पाएगी भेद। पल्ले पड़ता है? समझ में आ रहा है? वो अपने घर को भी रख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बताए किसी को कि जी मैंने किस आधार पर रख लिए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है। और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों पर सीमित करता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। उदाहरण, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। तो विभेद आ गया कि नहीं आ गया? लिंग के आधार पे आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आए ना? तो इसलिए यहाँ पे शब्द छुपा हुआ है क्या पर, यहाँ केवल शब्द विभेद का उपयुक्त आधार, महिलाओं को केवल मातृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, अब वहां आप कोई कहने चला जाए कि सर नहीं लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, ये तो आपने कहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। यहाँ तो विभेद हो रहा है, उन्हें मात्रा अवकाश मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है क्या, मात्रा अवकाश दिया जा सकता है या लिंग जात तक सीमित है। कहां तक सीमित है? लिंग तक सीमित है, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। 15(2) राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश 15(1) जो दिया है हमें उसका और ज्यादा वर्णन देख रहा है तो 15(2) पे चले जाओ। कहां पे चले जाओ? और यहां आपको एक विशेष अंतर भी देखने को मिलेगा कि 15(1) और 2 तो हमें आर्टिकल हैं जो हमें काय का अधिकार देते हैं, मूल अधिकार का। और भाई 15(3), 4 जो आप देखेंगे वो 5 तक देखेंगे आप, उस पे अपवाद हैं। क्या है इसके? अपवाद हैं। अभी देखेंगे क्या अपवाद है, पहले 15(2) देखें। राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में भी भेदभाव नहीं चलेगा। भर्ती तो कर सकता है, कोई दिक्कत है, भर्ती करने के बाद भेदभाव नहीं चलेगा। ये कौन कह रहा है? 15(2). तो भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी से भी धर्म, जाति, लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता। अब चाहे उसमें प्राइवेट कंपनी आ जाए, चाहे सरकारी आ जाए, चाहे तुम आ जाओ चाहे हम आ जाए। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? उद्देश्यता अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, कौन सी समाप्ति? क्लियर है? मतलब क्या होता है इसका? छुआछूत को समाप्त करना। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम, पर यहां भी बता दिया। 15(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। क्या दिया है? देख लो, पहले पढ़ो इसको। अब पेपर में क्वेश्चन बन सकता है 15(3) किसका अपवाद है? 15(1) का अपवाद है कि नहीं भाई? 15(1) क्या कह रहा है? धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें कह रहे हैं क्या? महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो उसका अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? तो 15(1) को सीमित कर देता है कौन? 15(3). अब आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार महिलाओं को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। क्लियर है? हो गया इसमें। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। अब कहने आ जाओ सब 15(1) में तो ये दिया है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम तो गर्ल्स स्कूल खोलेंगे और गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे, तो कर सकता है। ठीक है ना। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया आधार मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले का निर्णय। अब ये पूछ सकता है, इस साल के पेपर के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि 15(4) किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो अब ये तो एक बन ही जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन वो ये ना पूछ के वो पूछ लेगा मद्रास राज बनाम चंपकम दोराईराजन मामले का निर्णय आया। क्या निर्णय आया? राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों, समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों का निर्धारित करना। अब ये फिर परिवर्तन करवा रहा है आपसे, करवा रहा है कि नहीं आ रहा? कि भाई साहब इन्हें अलग से जगह काय दे रहे हो? ये भी तो आपके काय के आधार पे जा रहे हैं, जाति के आधार पे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
तो 15(4) क्या कह रहा है? राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों का निर्धारित करना। और आगे सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति जनजाति हेतु विशेष प्रावधान आरक्षण आ गया। 15(1) व 15(2) का दूसरा अपवाद है, ये हो गया अपवाद। तो आज आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, वहां SC ST महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्राप्त है, उन्हें अलग से सीटें हैं। अब आगे देखो 15(5) क्या कहता है? 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब जोड़ा गया, ठीक है ना। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब बात आ रहे हैं 3, 4, 5 पूरे अपवाद में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया, कर सकते हैं हम, ठीक है ना। 15(4) के तहत हम आरक्षण दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय को में ये सही ठहराया है? क्लियर है? क्या आपको इतना समझ में आ गया? कितने पढ़ रहे? 15(5) पढ़ रहे। 1 और 2 में तो सीधा सा इतना कह दिया, क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर कहां कहां भेदभाव किया जा सकता है, ये कहां कहां समझाया है? तो आप देखिए, हमारा संविधान विशेष है। स्वतंत्रता कहने के लिए तो लगता है कि स्वतंत्रता बहुत दी गई है, लेकिन प्रतिबंध देखा जाए तो वहां से लंबा दिखता है हमें। 2 में स्वतंत्रता देकर 3 में वहां खींच दी पूरी। तो स्वतंत्रता ज्यादा है कि रोक ज्यादा है? रोक ज्यादा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन अभी एक और जाम में रह गया, वो है 15(6). कौन सा? 15(6) में कहा कि आर्थिक आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकते हैं। इसी तरीके से EWS को 10% आरक्षण दे दिया गया। कब से? 18-19 से दिया गया कि नहीं? वो भी किस में चला गया? 15(6) में चला गया। क्लियर है ना? 6 में गया कि नहीं गया? मतलब 6 में नहीं, सॉरी 15 में गया कि नहीं गया? क्यों भेदभाव किया जा रहा है? EWS को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, वो इसमें ही जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया सबको? कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं हम? आओ, अब मैं जो समझा रहा हूं उसे समझना आप ध्यान से। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? रोड पे गई है, खड़ी है? खड़ी है। अपने अनुसार पूरे बाजार में कहूं भी घूमता है कि नहीं घूमे, स्वतंत्र ही है। स्वतंत्रता शब्द को ढंग से सुनना, अब जो मैं बता रहा हूं। अगर स्वतंत्रता बिना नियम कानून के हो तो वो व्यक्ति को ढोर बना सकती है। क्या कहा मैंने? अगर स्वतंत्रता में नियम नहीं है तो वो व्यक्ति को ढोर बना देती है। हम उसे कहते हैं आवारा सा घूम रहा है, पर उसके लिए तो वो स्वतंत्र है। समझ में आए? मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं उसे अपने दोनों कानों में अच्छे से भर लेना, एक से सुन के एक से निकाल दो। जो बता रहा हूं वो सुनिए। आपके बीच से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपके यहां से आप देखते हैं बच्चों को माता पिता के साथ रहते हैं 12वीं तक 10वीं तक, इसके बाद वो कहते हैं हमें बाहर जाना है। बाहर जाते हैं, कुछ तो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य जानते हैं हम, जब गहराई से तो पता चलता है वो ये कह रहे होते हैं नहीं हमें तो क्या है कि बिना रोक टोक वाली जिंदगी चाहिए। क्या? बिना रोक टोक वाली जिंदगी चाहिए। इसके लिए वो ये कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। फिर जहां वो बाहर गए वहां भी यही कह रहे हैं, तो वहां के और बाहर जा रहे हैं। फिर जहां भी और जा रहे हैं वहां के भी कह रहे हैं हमें बाहर जाना है। तो फिर मुझे बताइए, यहाँ के लिए वहां स्वतंत्रता है, वहां के लिए वहां स्वतंत्रता है, वहां के लिए वहां स्वतंत्रता है। तो फिर बात यह है कि इनके लिए वहां स्वतंत्रता है तो फिर उनके लिए वहीं स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली फिर वो? इसका सीधा सा मतलब ये है, सब लोग ये चाहते हैं जो आपने अभी एग्जांपल दिया, बिना रोक टोक वाली जिंदगी चाहिए, जिसमें किसी दूसरे का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो, यहां तक कि हमारे माता पिता का। अब उसमें हम कैसे काम करेंगे हमारे ऊपर निर्णय है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर जाने वाले पढ़ कितने रहे हैं, सही कितने तरीके से रह रहे हैं, ये आप सबको अच्छे से मालूम है। समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं।
अपन प्रेसिडेंट किसी में नहीं लगा रहा, किसी विशेष व्यक्ति को, लेकिन अपन जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। जिस स्वतंत्रता को वो चाहने के लिए गए थे, जिस स्वतंत्रता के उद्देश्य से वो गए थे, पर उसी स्वतंत्रता ने उन्हें बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता में भी नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिसमें व्यक्ति बिगड़ जाए, उसका जीवन खराब हो जाए। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता भी कैसी है, जैसे आप भारत में रह रहे हैं, क्या सरकार रोज मार भी आ रही है आपको, रोज समझा भी आ रही, ये करो वो नहीं करो, आप अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? आपको पता तक नहीं चल रहा है कि कोई आप पे नजर रखे हुए है। नजर का मतलब हमारा संविधान हम पे नजर रखे हुए है कि नहीं? ऐसी स्वतंत्रता की जरूरत है कि देखे नहीं कि कौन देख रहा है, लेकिन फिर भी नजर बनी रहे उसकी। ऐसे माता पिता होते हैं हमारे। आजकल के बच्चे इस चीज से भागते हैं, और 10वीं 12वीं तक तो बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है, इसके बाद तो उनकी पढ़ाई तो भगवान ही मालिक है कैसे होती है, क्योंकि माता पिता वो किसी का वो नहीं चाहते कोई हम पे भयंकर। लाइब्रेरी चली, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते वहां एक ये भी है कि हमें किसी कोचिंग का तक हम पे इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हम क्यों दूसरे के अनुसार पढ़े, हम हमारे अनुसार पढ़ लेंगे, जिसको नाम दे दिया हमने सेल्फ स्टडी। लेकिन वहां कितना सेल्फ हो रहा है ये भी हम जानते हैं, कितने परसेंट के लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम 100% मान लें तो आप जानते हैं कि फिर तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आप लोग घर पे नहीं पढ़े, कोचिंग चुनी आपने, आप जानते थे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि स्वतंत्र आप पढ़ने के लिए तो देखे नहीं थे, घर वाले तो और खुश होते, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए तो आपने अपने मन से प्रेशर ढूंढा। एक प्रेशर मतलब आपने एक प्रतिबंध ढूंढा कि कोई हम पे ऐसा प्रेशर लगाए और वो कहे कि पढ़, तू नहीं पढ़ रहा है पढ़, है ना? पर आप स्वतंत्र तो यहां भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं आपको, पर खा तो नहीं रहे ना, आपको पढ़ा रहे ना, भविष्य निर्माण हो रहा है। पर ऐसी स्वतंत्र जो हमारे भविष्य को खराब कर देते, वो स्वतंत्रता ना होकर निरी ढोर वाली जिंदगी कहलाती। तो हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, पर कैसी स्वतंत्रता जिसमें हम बिगड़ ना जाएं, ऐसी स्वतंत्रता देता है। जैसे आप लोगों ने कहा बिना रोक टोक के काम करना, अगर बिना रोक टोक के आप काम करते, गाड़ी स्वतंत्र है चलने के लिए, लेकिन अगर उसमें क्लेच ब्रेक और रेस नहीं होगी तो वो जानते हैं कि किसी पे भी चली जाएगी। बाकी चलाते हैं तब तो स्वतंत्र चलती है कि नहीं चलती? भाई जब चला रहे हो तो ऐसा लगता है क्या, अरे यार ज्यादा बहुत खिंच खिंच के चल रही हो, खिंच खिंच के चलती है, मैकेनिक को भेज देते हैं जा सही कर दी, या ढंग से नहीं चल रही जा, तो क्या उसका वो क्लेच और ब्रेक निकाल के रख लेता है क्या? वो भी जरूरी है उसके लिए, कारण कि जब कुछ आएगा तो ब्रेक लग जाए, तब इसकी स्वतंत्रता पे रोक लगना जरूरी है, तभी इसकी सही स्वतंत्रता कहलाएगी कि नहीं? गाड़ी खराब कहलाती है। कोई हमारी जिंदगी है, इतनी स्वतंत्रता मिले कि जीवन सही जी पाए, और जहां से बिगड़ना चालू हो वहां पे इस पे रोक लग जाए। तो हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि जैसे ही ये स्वतंत्रता खतरे में, किसी दूसरे को खतरे में या हमारी खुद के खतरे में जाती है, गलत में जाती है, तो हमारा संविधान वहां पे रोक देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुआ कि नहीं हुआ? और इसी विशेष अधिकार में कुछ विशेष स्वतंत्रता विशेष लोगों को दे दी, जैसे महिलाओं को दे दी, वो उनके काय के शरीर की बनावट के आधार पर दे दी, उनको पिछड़ेपन के आधार पर दे दी, उन्हें अल्पसंख्यक के आधार पर दे दी। अब बात समझ में आई स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बिल्कुल फ्री हो जाना, वो फ्री हो जाना ही आवारा कहलाता है। ठीक है ना? आपने खुद अपने आसपास के लोगों को देखा है, निरे निट्ठल है, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इनका जीवन ऐसे ही बर्बाद है। मुझे बताइए तो स्वतंत्र फिर उन्हें अपना जीवन क्यों नहीं बना पाया? लेकिन जिन पे प्रतिबंध था अपने माता पिता का, नियम कानून का, उनका जीवन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तुम 6:30 बजे सुबह से यहां पढ़ रहे हो, उठ के आए कि नहीं आए? आपके घर में ही क्या सारे के सारे जो आपके छोटे भाई बहन है या जो बड़े हैं, बेसब्री से 6:30 पे उठ गए क्या? या अन स्टूडेंट जो सेल्फ कर रहे हैं, क्या वो ही 6:30 पे उठ गए क्या? अब आपकी स्वतंत्रता तो है यहाँ पर, क्या आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने मन से स्वतंत्रता से सुन रहे हैं, मतलब अपने अनुसार सुन रहे हैं, नहीं आ रहा तो अपने मन से पूछ भी रहे हैं, स्वतंत्र है कि नहीं है? लेकिन आपका एक नियम भी दे दिया, 6:30 पे उठ के आना है, दे दिया कि नहीं? अब हाँ, ये तो नहीं करा कि आपको ऐसे आना है, आपको वैसे आना। अब आप अपने मन से आ रहे हो, आराम से यहाँ बैठ रहे हो, किसको कहाँ बैठना है अपने मन से बैठ रहा है, वो है कि नहीं है? पर इस स्वतंत्रता में क्या है, थोड़े से प्रतिबंध भी है, जिससे क्या व्यक्ति का जीवन बनता है। ठीक है ना? जिसके पास यही स्वतंत्रता नहीं है, आप उनको देख लीजिए, वो नहीं उठ रहा है। संडे के दिन अपने आप को देख लीजिए, ज्यादा स्वतंत्रता संडे के दिन मिलती है कि नहीं? उस दिन जीवन काय में जाता है, काय में जाता है, कोने में। वही अब जैसे मान के कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, उसमें कितना कितना प्रतिबंध मानेंगे कि वो डेली रेगुलर क्लास लेगा? आप मुझे बता दीजिए। भले उसके पैसे लग गए हैं,
सब्सक्रिप्शन ले लिया है उसने, कितना मानेंगे कि आप वो डेली पढ़ लेगा? वो क्या कहेगा, पहले लाइव, फिर किसी दिन आए रिकॉर्ड पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। पता चला फिर 2-4 दिन का गैप हो गया, पता चला सब्सक्रिप्शन लेवल डाला है, क्लास का ही पता नहीं है। यही होता है कि नहीं होता है? ये इस लाइब्रेरी में आप देख लीजिए, पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, कितने % पढ़ पा रहे हैं और कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं, इसका कोई मापदंड है क्या वहां पर? खुद ही मापदंड लगाते हैं वो। आज हमारी पढ़ाई हो गई, ये पढ़ाई हो गई, और क्या वो पढ़ाई किस हिसाब से हो गई कोई पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, क्योंकि उस पर कोई भी कानून लग ही नहीं रहा है। वे वो जिंदगी जीने गए जहाँ रोक टोक ना, उन्होंने कहीं घर की और रोक टोक ना, चलो अब वहां और जाके बैठ जाएंगे। बात मेरी समझ में आई? तो ऐसी स्वतंत्रता जिसे आज का व्यक्ति चाह रहा है कि किसी का रोक टोक ना हो, वो स्वतंत्रता ना होकर व्यक्ति की बर्बादी है। वो क्या है? व्यक्ति की बर्बादी है। जब वो किसी व्यक्ति पर सारे कानून नहीं लगते हैं, उस कानून के परे होने की सोचता है, भारत सरकार या हमारा संविधान उसे जेल में बंद कर देता है। और जो जेल को भी और कानून को नहीं मानता है और अपने अनुसार उल्टे सीधे काम करने लगता है कि नहीं मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ही करता है, हम उसे अपराधी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपराधी। और जो जानता अपराध करने लगता है और जिसपे किसी देश का नहीं चलता, उसे हम आतंकवादी तक कह देते हैं। आतंकवादी क्या कहता है? मैं ना इस देश का हूं ना उस देश का हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र, तू आतंकवादी है। बात समझ में आई कि नहीं? ये हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वतंत्रता कहां तक सीमित है? स्वतंत्रता कहां अच्छी लगती है? जब उस पर नियम कानून हो। जानदार नियम कानून बनाने पर वो फिर हिटलर जैसी जिंदगी हो जाती है, तो अपन उसका भी विरोध करते हैं कि एक काम में गर्दन भी अपने अनुसार न मोड़ पाऊं, घर में ही मैं अपने अनुसार न रह पाऊं, बाहर भी अपने अनुसार न रह पाऊं, तुम्हारे अनुसार जाऊं आऊं, तो वो जिंदगी तानाशाह वाली जिंदगी हो जाती है। उसमें तानाशाहपन चल रहा है। व्यक्ति खूब आए जाए, पर कितना आए जाए ये जरूर होना चाहिए। आप घर में रहते हैं, आप घर में आराम से रह सकते हैं, घर के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन कहां तक जा सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, घर में कैसे रह सकते हैं, इस पर तो नियम कानून चल रहा है कि नहीं? यही स्वतंत्रता सबसे अच्छी स्वतंत्रता है। इसे समझने पर ही समझ में आता है। जो इसे नहीं समझता है और उसके परे जाने की सोचता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता। पहले पढ़ी स्वतंत्रता, समझ में आई कि नहीं आई? वास्तविक स्वतंत्रता ये है। रोक लगा है, देश भी हटा दो जाए तो हमारे हमारे अध्यात्म से भी सीखा है, कर्म बुरे करोगे तो नरक मिलेगा। बाकी कर्म अच्छे करते रहो स्वतंत्रता के साथ, कोई दिक्कत नहीं। बुरे करने जाओगे तो क्या मिलेगी? नरक मिलेगा। कहते हैं कि नहीं? मतलब प्रतिबंध तो है। अगर स्वतंत्रता होती तो बुरे करें चाहे अच्छे करें, स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। व्यक्ति का जीवन दिया, जो करें सो करें हम। लेकिन आप जानते हैं वहां भगवान का कानून चल जाता है, क्या? बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल। ये क्या है? स्वतंत्रता पर रोक है कि नहीं है? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हुआ खुद के साथ, कहते हैं ना दूसरे के साथ। भैया कह रहा था दूसरे की स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता। आप तो पुड़िया खान लो कल से, तो ये हानि किसको होगी? मुझे क्या किसी और को? अपन को ही होगी कि नहीं होगी? तो हम खुद भी खुद के साथ गलत ना कर पाए। हमारे तो भगवान के अध्यात्म में भी और हमारे देश के कानून में ये भी लिखा हुआ है, और सरकार इस पे काम करती है। सिगरेट, पुड़िया, जर्दा, हर एक पे चेतावनी दे रही है कि नहीं? वो किसके लिए दे? खुद के लिए दे रही है कि नहीं दे रही? तो हर जगह पे एक रोक है ना, एक सीमा के बाद हर जगह रोक होनी चाहिए। नहीं तो वो लिमिट जो पार करती है, एक लिमिट को पार करती है, फिर उसके बाद सीधी बर्बादी ही चालू हो जाती है। समझ में आए ना? सुना है ना आपने? हर चीज की अति बेकार होती है। यही है कि नहीं? अगर कोई भी चीज वो हम एक लिमिट से ज्यादा देते हैं, वो हमेशा बर्बाद करती है। खाना शरीर के लिए अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये लिमिट से ऊपर खाया तो बीमारी का कारण है या नहीं है? पानी प्यास बुझाता है, जीवन के लिए अमूल्य है, अमृत है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा पिया तो बीमार, उल्टी। तो अति हर चीज की क्या है? बेकार है। एक लिमिट तक ही हर चीज अच्छी है। वैसे ही स्वतंत्रता एक लिमिट तक अच्छी है, अति उसकी बेकार है, जीवन बर्बाद कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे 15-5 हो गया। अब बात देखिए इसमें 5 में, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु किए गए विशेष प्रावधान आप जानते हैं सरकार करती रहती है। आरक्षण देखा है, उनके लिए नई नई योजना लाती है। वो कौन के तहत ला रही है? 15 के तहत ला रही है। किसके तहत ला रही है? 15 के तहत। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये 15 हो गया। अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे अपन।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको 15 समझ में आ गए? स्वतंत्रता समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसी जिंदगी की आशा कतई मत करो जीवन बर्बाद कर दे तुम्हारा।